दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है मिडनाइट इन पेरिस, जो एक बहुत ही खूबसूरत सी रोमांटिक मूवी है। लास्ट में एक बहुत अच्छा मैसेज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी का लीड कैरेक्टर है गिल, जो कि अपनी फियांसे के साथ अमेरिका से पेरिस आता है। गिल एक राइटर है जो कि हॉलीवुड के ड्रामे से थक चुका होता है और गिल पेरिस में बसना चाहता है। फिलहाल वो अपनी फियांसे जिसका नाम इनेस है उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए आता है। डिनर में तभी हम देखते हैं कि इनेस का एक ओल्ड फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। इनेस गिल से प्यार तो करती है, लेकिन गिल के बुक राइटिंग के पैशन को लेके वो खुश नहीं है। इनेस का फ्रेंड पॉल, जो एक क्रिटिक है और काफी पैसे वाले होने की वजह से हर चीजों पे अपने कमेंट करता रहता है। इनेस को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत इम्प्रेस रहती है पॉल से। पॉल एक बड़बोला किस्म का आदमी है, वहीं गिल एक सिंपल सा आदमी है। बातों बातों में पता चलता है कि पॉल वर्साइल जाने वाला है। तभी इनेस भी वर्साइल जाने की जिद करती है, बट गिल के अपने प्लान रहते हैं। वो मना करता है, लेकिन इनेस उसको फोर्स करती है और जाने के लिए बोलती है। गिल को भी जाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि गिल को पेरिस की वो ओल्ड टाइम का पेरिस ज्यादा अच्छा लगता है, जो 1920s का बोलता है, जिसमें काफी फेमस राइटर, म्यूजिशियन वगैरह रहते थे और वो उनके ऊपर बुक भी लिखना चाहता था। खैर, वो लोग वेनिसल पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पॉल अपनी लंबी लंबी बातें फेंक रहा होता है। पॉल की बातें सुनकर गिल को अच्छा नहीं लगता है और वो उसे गलत साबित करने की कोशिश करता है। इनेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो पॉल को रोक रहा है। इसी वक्त इनेस पॉल से गिल के बुक की सारी स्टोरी बताती है। गिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। इवनिंग में सब लोग एक जगह पे मिलते हैं, वहाँ पे पार्टी चल रही होती है और काफी ड्रिंक लेने के बाद वो लोगों ने प्लान किया कि अब वो डांस करने के लिए निकलेंगे, लेकिन गिल घर जाना चाहता है। गिल वॉक करते हुए घर जाता है। इनेस उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, फिर भी गिल अकेले निकल पड़ता है। यहाँ पे मूवी फैंटेसी पार्ट स्टार्ट होता है। गिल पेरिस की सड़कों में कहीं खो जाता है। पेरिस में मैक्सिमम लोग स्पेनिश बोलते हैं, जिस वजह से गिल किसी से कुछ पूछ नहीं पाता है कि उसे होटल कैसे जाना है। खैर, वो एक रोड के किनारे बैठ जाता है और वेट करने लगता है। तभी रोड में लगी हुई क्लॉक की बेल बजती है और एक ओल्ड टाइप की गाड़ी आती है। उसमें कुछ लोग बैठे होते हैं और वो गिल को बुलाते हैं। गिल उन लोगों को मना नहीं कर पाता है और उनके साथ बैठ जाता है। कार के अंदर का माहौल एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह लग रहा था, क्योंकि वो पुराने टाइम के कपड़े पहने हुए थे। गिल कार के अंदर भी ड्राइंग करता है। कार एक पार्टी प्लेस में जाके रुक जाती है, जहाँ बहुत ओल्ड टाइम का म्यूजिक बज रहा है। गिल देखता है कि उसके सामने जो म्यूजिशियन है उसका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। गिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो महसूस कर रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस है। खैर, वहाँ पे एक लड़की आती है जो इंग्लिश में बात कर रही होती है। गिल उससे बात करने लगता है और वो उसको बताता है कि वो एक राइटर है। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड स्कॉट से मिलवाता है, जो कि पुराने टाइम के बहुत बड़े राइटर होते हैं। गिल उन्हें पहचान लेता है। गिल सोचता है कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, तो वो उनसे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। वो लोग सोचते हैं कि शायद पार्टी बहुत बोरिंग है, इसलिए गिल ऐसा बोल रहा है। वो लोग गिल को लेके पार्टी से एक दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ पे डांस चल रहा होता है। गिल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ओल्ड टाइम के म्यूजिक और सारी चीजें देखने को मिल रही थी। तभी वो लोग गिल को एक राइटर से मिलवाते हैं, जिसका नाम होता है हेमिंगवे। हेमिंगवे का नाम सुन के वो चौंक जाता है, क्योंकि वो हेमिंगवे ही है जिनको वो एडमायर करता है, गुरु मानता है। सभी लोगों के जाने के बाद गिल को हेमिंगवे से बात करने का मौका मिलता है और वो अपनी राइटिंग के बारे में बताता है और बोलता है कि क्या वो उसकी बुक को रीड करेंगे और अपना ओपिनियन दे पाएंगे। हेमिंगवे उसकी बुक को पढ़ने से मना कर देता है, लेकिन बोलता है कि वो उसको किसी और के पास भेजेंगे। हेमिंगवे मना कर देता है, लेकिन गिल को अपने एक क्रिटिक के पास भेजता है, जहाँ पे हेमिंगवे खुद अपनी बुक्स भी रीड करने के लिए भेजता है। इस बात से गिल बहुत खुश था कि उसकी बुक को वो पढ़ रहे हैं जिसको वो एडमायर करता है, और हेमिंगवे उससे उसकी बुक मांगता है, लेकिन वो उसके पास नहीं होती है। यहाँ पर गिल अपनी बुक लेने के लिए वापस जाता है। खैर, गिल जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो सोचता है कि हेमिंगवे ने ये तो नहीं बताया कि उसे पेरिस में कहाँ मिलना है। वो वापस जाता है और वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पे वो पार्टी का प्लेस एक शॉप में बदल चुका होता है। वो ये सब देख के बहुत शॉक होता है और वापस अपने होटल में आ जाता है। मूवी का नेक्स्ट सीन आता है और गिल इनेस को ये सारी बात बताता है कि वो अपने आइडियल से मिला हुआ है कल रात को। इनेस उसका मजाक उड़ाती है और बात खत्म हो जाती है। इनेस गिल को बताती है कि उसके पेरेंट्स के साथ कुछ खरीदने के लिए जाना है। इनेस के पेरेंट्स गिल को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन गिल किसी तरह से मैनेज करता है। गिल इनेस को भी आज रात अपने साथ ले जाना चाहता था और उन सब लोगों से मिलवाना चाहता था। दोनों उसी जगह पे आके वेट करने लगते हैं। गिल के पास उसकी स्क्रिप्ट भी थी जो वो हेमिंगवे को देना चाहता था। काफी देर इंतजार करने के बाद इनेस वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे अब इंतजार नहीं करना होता है। तभी घड़ी की सुइयां बजती हैं। फिर पहले की तरह एक गाड़ी आती है और वो उस गाड़ी में बैठने लगता है। तभी वो देखता है उस गाड़ी में इस बार हेमिंगवे खुद थे। दोनों उस क्रिटिक्स के पास जाते हैं
लेकिन इसी रास्ते में वो बताते हैं कि ट्रू लव क्या होता है। खैर मूवी आगे बढ़ती है, वो लोग क्रिटिक के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो क्रिटिक किसी एक पेंटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो पेंटिंग बहुत फेमस होती है गिल के टाइम की। हम देखते हैं कि वहाँ पे हेमिंगवे की गर्लफ्रेंड एड्रियाना भी वहाँ थी। एड्रियाना बहुत खूबसूरत थी, गिल उसे देख के काफी इम्प्रेस होता है। यहाँ पे एड्रियाना भी अपने प्रेजेंट के दौर से ज्यादा खुश नहीं थी, वो भी अपने पास्ट को हमेशा याद करती रहती थी। थोड़ी देर बाद गिल और एड्रियाना की बातें होने लगती हैं और शायद वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। एड्रियाना गिल को वहाँ रुकने के लिए बोलती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। गिल वापस अपने 2011 में पहुँचता है और वो अब सो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसे सारी बातें याद आ रही होती है और उसके पास कोई नहीं था कि वो जो उसके साथ बीत रहा है वो किसी को बता पाए। लेकिन फिर भी वह सो जाता है। अगले दिन गिल, इनेज और उसकी मदर एक शॉप में जाते हैं। वहाँ पे एंटीक सामान बिकता है। वहाँ पे 80s के टाइम वाला म्यूजिक बज रहा होता है। गिल सुन के बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद सुनने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब गिल, पॉल, एनेज एक म्यूजियम में जाते हैं। वहाँ पॉल फिर से अपनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा होता है, लेकिन गिल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा हो। और वो लोग एक पेंटिंग के पास रुकते हैं जो उस दिन उस क्रिटिक ओल्ड टाइम के राइटर से एक्सप्लेन कर रही होती है। पॉल की झूठी बातें सुनकर गिल बोलता है और फिर उस पेंटिंग के बारे में सब ठीक बताता है, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता है। शायद इलियाना को बहुत खराब लगा, लेकिन पॉल उसे गलत नहीं सिद्ध कर पाया। अगली रात को गिल फिर से वो ओल्ड एरा में जाता है। वहाँ एड्रीना मिलती है। वो लोग पार्टी में मिलकर पेरिस की सड़कों में टहलने निकलते हैं। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पता चलता है कि हेमिंगवे को एड्रीना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो अपने काफ़ी अफेयर कर चुका होता है और अपने काम में काफ़ी बिजी रहता है। वो एक बहुत मूडी टाइप का आदमी है। इसी के बीच में एड्रियाना को गिल सारे टाइम ट्रेवल के बारे में बताता है और ये भी बोलता है कि वो शादीशुदा है। ये बात सुनकर एड्रियाना थोड़ा दुखी होती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर गिल को वहाँ पे कुछ रशियन राइटर मिलते हैं जो कि उसी की तरीके के राइटर थे। वो अपनी टाइम ट्रेवल की सारी बातें बताता है और उसे आइडिया आता है कि अपनी बुक के लिए एक पेंटिंग तैयार करे। गिल 2000 वापस में जाता है। रात गिल फिर 1920 में पहुंचता है। वहाँ पे वो क्रिटिक के पास जाता है अपनी बुक लेने के लिए। आज क्रिटिक हेमिंगवे और एड्रीना की बात कर रही होती है। फिर क्रिटिक उसके बुक के बारे में बताती है कि बुक बहुत अच्छी है, लेकिन राइटर को एक एंटीडोट की तरह होना चाहिए, ना कि सैडनेस फैलाने वाला। उसे अपने बुक की एंडिंग और कुछ अच्छा मैसेज देना होगा और वो वापस आ जाता है। गिल अब पेरिस की सड़कों में घूमता रहता है और अपनी स्टोरी के बारे में सोच रहा होता है कि उसे वो एंटीडोट कैसे मिलेगा, वो सैडनेस कैसे ख़त्म कर सकता है। फिर वो एक ओल्ड एंटीक शॉप में पहुंचता है, वहाँ के ऑनर से बात करता है और वो लड़की जिससे वो पहले मिल चुका होता है और जो म्यूजिक सुन के वो बहुत खुश हुआ होता है, उसका प्ले ले लेता है उसको बात के सुनने के लिए। और वहाँ से निकलने के टाइम पे वो एक नोटबुक की दुकान में देखता है कि एक पुरानी सी बुक है जो शायद ओल्ड टाइम की बुक की तरह ही थी। उसमें एक स्टोरी थी जिसमें एड्रीना के बारे में बताया जा रहा था। एड्रीना ने शायद गिल का भी वहाँ जिक्र किया था। गिल यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है। गिल स्टोरी के हिसाब से एड्रीना के लिए ईयररिंग्स लेता है। यहाँ पे थोड़ी कॉमेडी होती है जो पिक्चर में दिखाई गई है। गिल जल्दीबाजी में इनेज की रिंग ले लेता है। फिर क्या था, इनेज वहाँ पे आती है और वो अपनी रिंग ढूंढने लगती है। थोड़ी सी कॉमेडी के बाद गिल वहाँ से निकलता है और एक शॉप में जाके नया रिंग लेता है जो कि उसे एड्रीना को रात में देना होता है। गिल वापस से अपने 1920s के टाइम पे आता है। वहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है। वहाँ पे एड्रीना के पास पहुँचता है। पार्टी में वो दोनों पेरिस की सुनसान सड़कों पे टहलने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पे मूवी में एड्रियाना और गिल के बीच एक किस होता है, लेकिन दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। एड्रियाना को वो रिंग देता है। तभी एक ओल्ड कार आती है, उसमें कुछ रशियन लोग बैठे होते हैं। यहाँ पे दोस्तों फिर से एक बार टाइम ट्रेवल होता है और वो एड्रियाना के गोल्डन एज में पहुंच जाते हैं। एड्रियाना बहुत खुश थी, उसे जैसा माहौल चाहिए था वैसा मिल रहा था, लेकिन गिल फिर से कुछ चेंज महसूस कर रहा था। उसे वो अनकंफर्टेबल हो रहा था। फिलहाल गिल को रियलाइज हो गया था उसने भी टाइम ट्रेवल कर लिया है। वहाँ पे बैठे हुए कुछ राइटर बात कर रहे होते हैं। एड्रियाना वहाँ पहुँचती है और उन लोगों से बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद गिल अपनी टाइम ट्रेवल की थ्योरी को बताना चाह रहा होता है, लेकिन एड्रियाना उसे मना कर देती है और उसे बाहर लेकर आती है और वो कहती है कि उसे वहाँ पे रुकना है। लेकिन गिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब भ्रम है। मैं 2011 से 1920s में आया, 1920s के बाद अब मैं तुम्हारे साथ 80s में आ गया, लेकिन 80s के लोग भी अपने गोल्डन एज में जाना चाहते हैं। इसका मतलब है ये सब कुछ भी नहीं है, हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट ही पास्ट बनेगा। अगर हम प्रेजेंट में नहीं रहेंगे
तो प्रेजेंट पास्ट कभी नहीं बन पाएगा। एड्रियाना उसको मना कर देती है। गिल वहाँ से चला जाता है। वो वापस जाके अपनी बुक क्रिटिक से वापस लेता है। बुक वापस लेने के टाइम पे वो क्रिटिक उसे बताती है कि तुम्हारी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, या स्टोरी के राइटर या बुक के राइटर को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि उसकी जो लेडी कैरेक्टर है, जो कि फियांसे के बारे में उसके बोल रही थी, वो उसके लीड कैरेक्टर को धोखा दे रही है। और ये बात हेमिंगवे को भी महसूस हो रही थी। वो क्रिटिक उसको बताती है। हेमिंगवे जो लोगों के कैरेक्टर को रीड करने के लिए काफी फेमस थे। जब वो 2011 में वापस आके इनेस से पॉल के बारे में पूछता है तो वो साफ मना कर देती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो और पॉल कुछ रात उन्होंने साथ बिताई है, लेकिन वो जस्ट अ फ्लिक है, वो किसी से प्यार नहीं करती है। ये बात सुनकर गिल को खराब लगता है और वो दोनों ब्रेकअप करने का फैसला करते हैं। गिल वहां से वापस चला जाता है और पेरिस में रहने का ही फैसला करता है। मूवी के लास्ट में उसे एक एंटीक शॉप वाली लड़की वहां पे मिलती है और वो दोनों मिडनाइट इन अ पेरिस कॉफी पीने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, मूवी का सारांश ये है कि हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। हमें कंपेयर नहीं करना है पास्ट से। जो कुछ भी है प्रेजेंट में है, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। थैंक यू फॉर बी अ पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू, बाय बाय।